हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को कॉफी वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल वो कौन था का तीसरा भाग। वहां से निकलने के 15 मिनट बाद देवराज चौहान ने सड़क किनारे कार रोकी और गुलशन पावड़े का बताया शौकत का नंबर मिलाया। लंबी बेल जाने के बाद शौकत ने कॉल रिसीव की। हेलो। उधर से मर्दाना स्वर कानों में पड़ा। शौकत, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कौन? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ज़रूरी काम है, देवराज चौहान बोला। ये क्या बात हुई? मैं तुम्हें जानता नहीं तो तुमसे क्यों मिलूंगा? कौन हो तुम? देवराज चौहान। मैं इस नाम के किसी आदमी से कभी मिला ही भी नहीं। उधर से शौकत ने कहा। बाजीराव को तो जानते हो? देवराज चौहान ने कहा। कुछ चुप्पी के बाद शौकत की आवाज़ आई। तो मैं बाजीराव के भाई मधुराव का दोस्त हूँ और मैं मधुराव को नहीं जानता, नाम भी नहीं सुना। फिर क्यों? मुझे तुमसे बहुत ही खास बात करनी है, उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा और मेरा भी। मिल लो। किस तरह का फ़ायदा? मोटे नोटों का। पर यह काम तभी हो सकता है जब तुम मेरा साथ दो। ये बात है तो तुमसे ज़रूर मिलूंगा। 2 घंटे बाद मेरे पास वक्त है, उधर से शौकत ने फ़ौरन कहा। समय और जगह तय करके देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। देवराज चौहान जब शौकत से मिला तो शाम के 7:35 बजे थे। अंधेरा छाने लगा था। शौकत सफ़ेद पैंट कमीज़ में आया था। उसके बाल घुंघराले, रंग सांवला था। वो 30-32 का था। देवराज चौहान ने उसे अपनी कार का नंबर बता दिया था। ऐसे में शौकत सीधा उसके पास आ गया था। कार में बैठो, देवराज चौहान ने कहा। शौकत कार में आ बैठा और बोला। तुमने अपना क्या नाम बताया था? देवराज चौहान। तुम बता रहे थे कि मोटे नोटों का मामला है, सही कहा था तुमने। शौकत क्या उठा। बात यही करें या कहीं और? देवराज चौहान ने पूछा। कार से बढ़िया जगह और क्या होगी बात करने के लिए? शौकत मुस्कुराकर बोला। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं कि ये 50 करोड़ का मामला है, आधे तुम्हारे आधे मेरे। लेकिन पहले मैं कुछ सवाल करूंगा, तुम बिना रुके जवाब देते जाना। उसके बाद तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। 50 करोड़? शौकत हड़बड़ा कर क्या उठा। 50 नहीं, 25 तुम्हारे। देवराज चौहान बोला। वही वही मतलब था मेरा, जल्दी से मुझे बताओ। शौकत का सर बेचैन हो उठा। मेरे सवालों का सीधे सीधे जवाब देते रहना, रुकना नहीं। शंकर बापड़े ने 13-14 दिन पहले तुम्हें मोटरसाइकिल। क्या? शौकत चौका। इसमें बापड़े कहाँ से? तुमने जो पूछना हो बाद में पूछना। यह जान लो कि 50 करोड़ के मामले में बापड़े नहीं है। तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि बापड़े ने तुम्हें और बाजीराव को 13-14 दिन पहले मोटरसाइकिल दी थी। देवराज चंद ने पुनः पूछा। तुम। शौकत कुछ असहन था। मोटरसाइकिल देने का मतलब जानते हो? जब किसी की हत्या करनी हो तो बापड़े के गैंग में इस बात को मोटरसाइकिल देना कहते हैं। ओह, शौकत ने बेचैनी से पहलू बदला। तुमने ठीक कहा। 13-14 दिन पहले तुम्हें और बाजीराव को। हाँ। किसकी हत्या की तुम दोनों ने? फुटपाथ पर खड़ी लड़की की। पहले ही मैं बता दिया था कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी होगी। उसका हुलिया भी हम दोनों के पास था। तब बाजीराव मोटरसाइकिल चला रहा था, पीछे मैं बैठा था। तुमने गोलियां चलाई? हाँ। शौकत ने अंधेरे में देवराज चौहान को देखा। ये नागपाड़ा इलाके की बात है, 14 दिन हो गए इस बात को। लड़की का नाम क्या था? देवराज चौहान ने पूछा। हमें नहीं बताया गया। मैं तुम्हें उसका हुलिया बताता हूँ। देवराज चौहान ने नीरा कोटे की देखी तस्वीर के आधार पर हुलिया बताया। कुछ ऐसी ही थी। तुम्हारी क्या लगती थी वो? कुछ नहीं। तो इतनी बारीकी से क्यों ये बात पूछ रहे हो? सवाल तब करना जब मेरे सवाल खत्म हो जाए। इस लड़की के साथ क्या लड़का भी था? तब वो अकेली थी। सड़क के उस पार कार में एक लड़का था जो इस लड़की के साथ था। लड़की कार से उतरकर सड़क पार करके इस तरफ आई और फुटपाथ पर खड़ी हो गई। देवराज चौहान ने कहा। यह सब इस तरह हुआ जैसे लड़की जानती होगी उसे मौत मिलने वाली है। वो फुटपाथ की उस जगह पर खड़े होकर मौत लेने आई हो। तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। 50 करोड़? इन बातों में मुझे नज़र नहीं आ रहा है, शौकत ने उलझन से कहा। अभी दिखने लगेंगे। ये बताओ कि मोटरसाइकिल तुम्हें एक बार दी गई या 2 बार? एक ही बार। अब बाजीराव कहाँ है? होगा कहीं। काम खत्म होते ही उसी दिन मुझसे अलग हो गया था। मैंने तुम्हें अभी बताया कि उस लड़की के साथ सड़क के उस पार कार में एक लड़का बैठा था। उसका नाम जगमोहन है। वो मुझे नहीं मिल रहा। क्या तुमने सुना कि बापड़े के लोगों ने इसे मारा हो? नहीं सुना। या सुना हो कि जगमोहन बापड़े के लोगों की कैद में हो या कहीं और? मैंने ये नाम ही नहीं सुना। पक्का? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? उस लड़की को मारने को तुम्हें और बाजीराव को किसने कहा था? बापड़े की तरफ से ऑर्डर आया था? बापड़े सीधा तुमसे बोला? नहीं। मेरी इतनी औकात नहीं कि बापड़े मेरे से बात करे। बीच में बहुत लोग हैं, शौकत बोला। ठीक है, 25 करोड़ कमाना चाहते हो? देवराज चंद गंभीर स्वर में बोला। क्यों नहीं, बोलो कैसे? मुझे। मैंने तुम्हें जगमोहन के बारे में बताया, इसकी तस्वीर भी देख लो। देवराज चंद ने जेब से जगमोहन की तस्वीर निकाली और कार की ट्यूब लाइट जलाकर बोला। इसे देख लो। शौकत ने तस्वीर देखी। ये इस वक्त शंकर बापड़े के आसपास ही है। या तो इसका मर्डर हो चुका है या इसे कैद में रखा हुआ है। पर यह है बापड़े के आसपास ही। इसकी खबर लाओ, 25 करोड़ हाथों हाथ ले लो। मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे फ़ोन में आ चुका है।
तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। सिर्फ मुझे एक फ़ोन करना होगा और तुम्हें 25 करोड़ उसी वक्त मिलेंगे। खबर निकालो, बापड़े के दायरे में से इस जगमोहन को ढूंढो। कोशिश करूंगा, शौकत ने गंभीर स्वर में कहते तस्वीर देवराज चौहान को वापस दे दी। देवराज चौहान ने तस्वीर जेब में रखी और बोला, शंकर बापड़े का फ़ोन नंबर बता। क्या एतराज़ है तेरे को बापड़े का नंबर बताने से, या जानता नहीं? देवराज चौहान बोला, जानता हूँ। तो बोल, सोचता क्या है? मैंने तुम्हें 25 करोड़ कमाने का रास्ता बताया। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार के भीतर की लाइट ऑफ की। बापड़े का नंबर तो बहुत लोग जानते होंगे। हाँ, फिर सोचना कैसा, बोल दे। शौकत ने शंकर बापड़े का मोबाइल बता दिया, फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? देवराज चौहान। जगमोहन का पता लगाकर मुझे फ़ोन करना। 25 करोड़ तुम्हारे सामने होगा। पहले नोट कर लेना, बाद में खबर देना। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, फ़ोन करेगा मुझे? मैं ये काम जल्दी करने की कोशिश करूँगा। शौकत ने सोच भरे स्वर में कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और आगे बढ़ गया। देवराज चौहान की सोच भरी निगाह जाते शौकत पर टिकी रही। फिर देवराज चौहान कार स्टार्ट करने लगा कि तभी बगल वाला दरवाज़ा खुला और कोई भीतर आ बैठा। देवराज चौहान की निगाह फौरन घूमी तो कार के भीतर गहरे अंधेरे में चांदी सा चमकता बिंदु दिखा, साथ में मानवीय साया। देवराज चौहान फौरन समझ गया कि चांदी जैसी चमकने वाली चीज़ दांत है। उसने तुरंत कार के भीतर की ट्यूब लाइट ऑन की तो उसके होठ भिसते चले गए। बगल वाली सीट पर वही सूखा पतला चोट जैसी नाक, धसे गालों वाला व्यक्ति बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वैशी भाव नाच रहे थे। तभी उसके सामने की तरफ तभी उसने सामने की तरफ इशारा किया उंगली से। देवराज चौहान ने सामने देखा। दूर शौकत जाता देखा कि अगले ही पल देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। शौकत के पास एक मोटरसाइकिल पहुंचते और धीमे होते दिखी। शौकत की चाल भी धीमी हुई और उसने भी मोटरसाइकिल की तरफ देखा। तभी मोटरसाइकिल के पीछे वाले बैठे शख्स को कुछ हरकत करते देखा और इसी के साथ ही दो धमाके गूंजे और शौकत को नीचे गिरते देखा। मोटरसाइकिल भागकर नजरों से ओझल हो गई। देवराज चौहान ठगा सा बैठा रह गया। शौकत का ये हाल होगा उसने नहीं सोचा था। होठ पीछे देवराज चौहान ने उस सूखे से व्यक्ति को देखा, फिर उसके हाथ को देखा। डोम लाइट में स्पष्ट दिखा कि उसके दाएं हाथ में उल्टी तरफ स्टील के आधे इंच की परत लिपटी हुई थी। सीधी हथेली की तरफ वो परत नहीं थी, जिसे कि इलास्टिक के सहारे हथेली पर लपेट रखा था। हाथ की उल्टी तरफ उंगलियों के ऊपर जरा सा गैप था कि हाथ को घूसे की शक्ल में मोड़ा जा सके। यह अपने आप में घातक हथियार था। शरीर के किसी भी हिस्से पर वार हो, जबरदस्त चोट पहुंचेगी। मैंने तुम्हें मना किया था कि अपना रास्ता बदल लो, उसने शांत किंतु खतरनाक स्वर में कहा। तुम कौन हो? देवराज चौहान ने पूछा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? किसके लिए काम करते हो? शंकर बापड़े के लिए, देवराज चौहान बोला। तभी उसका दायां हाथ घूसे के रूप में देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान सतर्क था। उसने तुरंत उसकी कलाई थामी और उसके गाल पर घूसा मारा। स्टेयरिंग बीच में था, नहीं तो देवराज चौहान ने उस तक पहुंचकर उस पर काबू पा लेना था। देवराज चौहान के घूंसे का उस पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। उसने अपनी कलाई देवराज चौहान की पकड़ से छुड़ा ली थी और फौरन ही वो हाथ घुमा दिया जो कि देवराज चौहान के कंधे पर लगा। देवराज चौहान के होठों से कराह निकली। वो समझ गया कि इस तरह मुकाबला नहीं किया जा सकता। देवराज चौहान ने कार से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला। उसने हाथ बढ़ाकर देवराज चौहान की गर्दन पकड़ ली। देवराज चौहान ने गर्दन छुड़ानी चाहिए। अब तुमने अपनी ज़िंदगी और मौत चुननी नहीं है, तुम्हारे हाथ में है कि क्या चुनते हो तुम। इतना कहने के साथ ही उसने देवराज चौहान की गर्दन छोड़ी, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। चंद पल देवराज चौहान अपनी गर्दन पर हाथ फेरता रहा, फिर बाहर निकलकर अंधेरे में नज़र घुमाई। वो आदमी कहीं भी नहीं दिखा। देवराज चौहान वापस कार में बैठा और सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। कोई उस पर नज़र रख रहा था और वह शंकर बापड़े ही हो सकता था। उसे धमकी दी जा रही थी कि वह जगमोहन की तलाश छोड़ दे। सवाल यह था कि उसे धमकी क्यों दी जा रही थी? सीधे सीधे उसे ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा? शंकर बापड़े आखिर चाहता क्या है? शौकत उससे मिला और उसकी हत्या उसकी आंखों के सामने हो गई। इन हालातों को देखते हुए देवराज चौहान सोच सकता था कि जगमोहन सुरक्षित नहीं रहा होगा, परंतु जगमोहन के साथ जो भी हुआ जानना ज़रूरी था। उसका इरादा जगमोहन की तलाश से हटने का ज़रा भी नहीं था, परंतु उसे सावधान रहने की ज़रूरत थी। उसे स्पष्ट तौर पर धमकी दी गई थी कि ज़िंदगी और मौत में से कोई रास्ता अब चुन ले, यानी कि काम से पीछे हटे तो ज़िंदगी, अगर इसी प्रकार अपने कदम बढ़ाता रहा तो मौत। किसी तरह शंकर बापड़े को पकड़ना होगा, तभी बात बनेगी। मामला अब आमने सामने का हो गया था। देवराज चौहान ने शंकर बापड़े को फ़ोन करने की सोची और फ़ोन किया। बेल जाने लगी परंतु कॉल रिसीव नहीं की गई, तो देवराज चौहान ने दोबारा फ़ोन किया। इस बार कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो। आदमी की भारी सी आवाज़ कानों में पड़ी। शंकर बापड़े? देवराज चौहान का लहजा सख्त था। हाँ, मैं देवराज चौहान बोल रहा हूँ। कौन देवराज चौहान? तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। मैं तुम्हें नहीं जानता। बात टालने से कुछ नहीं होगा, अब हमें सीधी बात कर लेनी चाहिए, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। क्षणों की खामोशी के बाद बापड़े का स्वर आया। मैं तुम्हें नहीं जानता तो बात कैसी? अगर तुम ऐसी बातें करते रहे तो हम में बात नहीं हो पाएगी बापड़े। बात तब होती है जब दो लोग एक दूसरे को जानते हो, जबकि मैं तुम्हें नहीं जानता।
जगमोहन को भी नहीं जानते? देवराज चौहान के दांत भिज गए। कौन जगमोहन? मतलब कि उसे भी नहीं जानते? नहीं, तुम फ़ोन पर अजीब सी बातें कर रहे हो। मेरे से कोई इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं रखता। मेरे लिए सामान्य बात है, इसमें हिम्मत की ज़रूरत नहीं। देवराज चौहान कड़वे सर में बोला। कौन हो तुम? देवराज चौहान। ये तो तुम्हारा नाम हुआ, पर हकीकत में कौन हो? मेरे ख्याल में तुम कोई खास हो जो मेरे से इस लहजे में बात कर रहे हो। अपने बारे में बताओ ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। सॉरी, ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। शंकर बापड़े का सर कानों में पड़ा। मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए नहीं किया कि अपने बारे में बताता फिरूं। तुम्हें मेरी बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मेरा नाम देवराज चौहान है और तुम्हारे आदमी मेरे पर नज़र रख रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं। ये सब कुछ ये सब कुछ दिनों से चल रहा है, जबकि मुझे मेरे छोटे भाई की तलाश है जो कि तुम्हारे पास था, या तुमने उसकी हत्या करा दी। उसका नाम ही जगमोहन है। हाँ, सुनो। शंकर बापड़े का सर कानों में पड़ा। मैं देवराज चौहान को नहीं जानता, जगमोहन को नहीं जानता। मैंने किसी की हत्या नहीं कराई। तुम्हें भारी तौर पर गलतफहमी हुई है मेरे बारे में। तुम नीरा को जानते हो ना? कौन नीरा? नीरा खोटे? देवराज चौहान ने होठ बीच कर कहा। मैं किसी नीरा खोटे को नहीं। झूठ मत बोलो। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। 2 साल पहले इसने तुम्हारा साथ छोड़ा। 2 साल पहले? हाँ, तुम दोनों शादी करने वाले थे, परंतु तुम्हारे धंधों पर नीरा को एतराज़ था, इसलिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? क्या मतलब? मुझे गर्लफ्रेंड बनाना ज़रा भी पसंद नहीं। मैं किसी नीरा खोटे को नहीं जानता। ऐसा करके तुम क्या सच्चे बन जाओगे? मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पास एल्बम है जिसमें तुम्हारी, नीरा की और तुम्हारे लोगों की तस्वीरें। ये संभव नहीं। एल्बम इस वक्त मेरी जेब में है, जो तुम्हें झूठा साबित करती है बापड़े। मुझे हैरानी है कि तुम जैसा इंसान इस तरह का सफ़ेद झूठ बोल रहा है। देवराज चौहान ने शब्दों को चबा कर कहा। मुझे किसी भी मामले से कुछ भी लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ जगमोहन चाहिए। उसे मेरे हवाले करो, मैं पीछे हट जाऊंगा। अब तुम्हारी बातों में मुझे दिलचस्पी होने लगी है। बापड़े की मुस्कुराती आवाज़ कानों में पड़ी। तुमने 2 साल पहले शादी की? देवराज चौहान बोला। की? 6 महीने का बच्चा है तुम्हारा? है। ये बात मुझे कैसे पता चली? मुझे ये छिपी बात नहीं है, इस बात को दुनिया जानती है। तुम तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। मेरे ख्याल में तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है। तुमने यूं ही फ़ोन करके मुझे परेशान करने की चेष्टा की। या तो तुम पागल हो या फिर सनकी। ये भी नहीं सोचा कि बाबड़े तुम्हारी बजा सकता है। बाबड़े के सर में शक्ति आ गई। तो तुम मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। देवराज चौहान का सर भी कठोर हो गया। तुम जगमोहन को वापस करने को तैयार नहीं हो। तुम मुझे भी नहीं जानते। तुमने दोबारा मुझे फ़ोन किया तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और तब सोच सकते हो कि तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इतना कहने के साथ ही उधर से शंकर बापड़े ने फ़ोन बंद कर दिया। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। वो समझ गया कि बापड़े इतनी आसानी से कुछ भी मानने वाला नहीं। उसे लाइन पर लाने के लिए कुछ करना होगा। देवराज चौहान ने सोहनलाल को फ़ोन किया। कहो। तुरंत ही सोहनलाल की आवाज़ आई। जगमोहन का कुछ पता चला? अभी नहीं। देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती थी। पर मुझे लगता है कि शंकर बापड़े इस मामले से जुड़ा है। बापड़े? वो तुम उसी बापड़े की बात कर रहे हो ना? हाँ, आज की तारीख में उसी बापड़े को मुंबई में जाना जाता है। वो खतरनाक व्यक्ति है। उसका गैंग पूरे मुंबई में फैला है। आखिर मामला क्या है? देवराज चौहान ने कम शब्दों में सारी बात बताई। सुनने के बाद सोहनलाल ने कहा, मुझे डर है कि जगमोहन को कुछ हो ना गया हो। स्वर में चिंता थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो भी मामला होगा, बापड़े ने उसे लंबा नहीं खींचा होगा। वो जगमोहन को ज़्यादा देर कैद नहीं रखेगा। इसका एक ही मतलब है कि उसकी हत्या कर दी हो सकती है। देवराज चौहान गुर्रा उठा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि बापड़े तुम्हारे फ़ोन को गंभीरता से लेगा? वो गंभीरता से लेगा। आज नहीं तो कल वो इस बारे में ज़रूर सोचेगा। तुम कुछ करने वाले हो क्या? मुझे बापड़े का कोई ठिकाना बताओ। क्या करने वाले हो? बापड़े का कोई ठिकाना रातों रात उड़ाना होगा कि बापड़े मेरी बात को गंभीरता से ले। ओह, बापड़े का कोई ठिकाना बताओ मुझे। पता करके कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ। तुम जगमोहन के बारे में पता कर रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, शायद कल कोई काम की खबर मिले। एक आदमी के बारे में पता तो चला कि उसे उसने जगमोहन को किसी से मिलते देखा था। उस आदमी से मेरी मुलाकात कल होगी, तभी कुछ कह पाऊंगा। उधर से सोहनलाल ने कहा। ठीक है, मुझे अभी फ़ोन करना। कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। देवराज चौहान की निगाह उस तरफ जा टिकी जहाँ शौकत मरा पड़ा था। वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। पुलिस सायरन की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, यानी कि पुलिस वहाँ पहुँच ही रही थी। ऐसे में देवराज चौहान के लिए वहाँ रुकना ठीक नहीं था। शौकत उससे मिलकर गया था, उसकी कार से निकला था। ये बात अगर किसी ने देखी होगी तो वो पुलिस को बता सकता था। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। 15 मिनट बाद मुख्य सड़क के किनारे कार रुकी। चेहरा सोचों से भरा हुआ था। जगमोहन की चिंता हो रही थी कि आखिर वो जिंदा भी है या नहीं। क्या हुआ उसके साथ? आखिर वो कौन था जिसके लिए जगमोहन काम कर रहा था? वो मिल जाए तो सारे हालात स्पष्ट हो सकते थे। देवराज चौहान ने फ़ोन निकालकर नंबर मिलाया तो बात हो गई। मिश्रा, देवराज चौहान बोला। कैसा चल रहा है सब कुछ? ओह देवराज चौहान भाई, सब बढ़िया है। हुक्म करो बंदे को। उधर से कहा गया। टाइम बम चाहिए। हाजिर हो जाएंगे। कितने और कितनी पावर के?
5-7 चाहिए और पावर ज़्यादा नहीं चाहिए। आसपास की इमारतों को नुकसान ना हो। जिस जगह को उड़ाना वो कितनी बड़ी है? अभी नहीं, परंतु काम आज रात ही होगा। देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। मैं हर तरह के बम दे देता हूँ, जगह के हिसाब से तय कर लेना। उधर से मिश्रा ने कहा। ठीक है, 1 घंटे में मैं तुमसे तुम्हारी गली के बाहर ही मिलूंगा। देवराज चौहान ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। देवराज चौहान कार आगे बढ़ाने लगा कि सोहनलाल का फ़ोन आया। सोहनलाल ने शंकर बापड़ी के एक ठिकाने के बारे में देवराज चौहान को बता दिया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने अंधेरी इलाके की एक तंग गली के बाहर कार रोकी। वहाँ कुछ और कारें और स्कूटर मोटरसाइकिल भी खड़े थे। आसपास दुकानें थी, परंतु इस वक्त 11:45 बजे वो बंद थी। पास की स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी। हर तरफ अंधेरा ही था। पिट्ठू बैग उठाकर देवराज चौहान कार से बाहर निकला और कार लॉक करके गली में प्रवेश कर गया। ये काफ़ी पुराना इलाका था। गली की दीवारों के प्लास्टर उधड़े हुए थे। गली की चौड़ाई मात्र 4 फीट थी। दाएं बाएं घरों के दरवाजे थे जो कि बंद थे। देवराज चौहान ऐसे ही एक दरवाजे पर पहुंचकर ठिठका और उसे ढकेला। वो हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया। देवराज चौहान ने दरवाज़ा बंद करके सामने बैठे हुए आदमी को देखा। वह मध्यम सी रोशनी हो रही थी। वो आदमी कुर्सी पर बैठा था। सामने छोटा सा टेबल था। वो बदमाश जैसा दिख रहा था। उस्ताद। देवराज चौहान उसके पास पहुंचकर मुस्कुराया। बढ़िया माल चाहिए? 1000 वाला, 2000 वाला या 5000 वाला? उसने फ़ौरन कहा। 5000 वाला वास्तव में बढ़िया है। मज़ा ना आए तो कहना। वो मुस्कुराया। देवराज चौहान ने 5000 रुपये निकाल कर उसे दिए। तभी भीतर से एक आदमी निकल के आया तो कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने कहा, बंटी, इसे नई आई छोकरी के बाद छोड़ दो। वो आदमी देवराज चौहान को लेकर ऊपर जाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और बोला, वो नई घोड़ी है, थोड़ी उछल सकती है पर परवाह मत करना, उसे सीधा कर रखा है। समझ गया, देवराज चौहान ने कहा। तुम 2 घंटे उसके पास रह सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 1 घंटा बहुत है, मुझे घर भी पहुँचना है। देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। वो आदमी देवराज चौहान को पहली मंजिल पर एक दरवाजे के आगे छोड़ गया। देवराज चौहान ने दरवाज़ा ढकेला और भीतर प्रवेश करके सिटकिनी लगा ली। कमरा बेहद साफ सुथरा था। फर्श पर लाल रंग की कालीन बिछा था। दीवारों पर वॉलपेपर था। बेड भी अच्छा था। पीछे टेबल लैंप लगा रखा था। बेड के कोने पर वो खूबसूरत सी लड़की सहमी सी बैठी थी जो कि कठिनता से 18 साल की होगी। उसके शरीर पर जीन्स की पैंट और टॉप था जो किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसने आंखें फैलाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कुर्सी उसके पास खींची और बैठते हुए धीमे स्वर में बोला, तुम मुझसे डर रही हो? वो कुछ नहीं बोली। मुझसे डरो मत। देवराज चौहान मुस्कुराया। जो तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। तो तुम भी मेरे साथ वो सब करोगे जो? मैं कुछ भी नहीं करूँगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तुम मेरी बहन जैसी हो। क्या? वो हैरान दिखने लगी। सच कहा मैंने। फिर यहाँ यहाँ क्यों आए हो? अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे साथ इन लोगों ने क्या किया? देवराज चौहान ने पूछा। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर आ गए। देवराज चौहान उसे देखता रहा। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मुंबई में ही रहती हूँ। मुझे कॉलेज में नशा करने की आदत पड़ गई। मेरे ग्रुप में 3 लड़कियाँ थीं। हम तीनों ही नशा करने लगी। एक आदमी हमें रोज़ नशा दे जाता था। फिर एक दिन वो नशा देने नहीं आया। हम तीनों नशे के बिना तड़पती रही। अगले दिन वो कॉलेज में आकर हमसे मिला और हमें एक जगह का पता देकर कहा, नशा चाहिए तो इस पते पर पहुंच जाओ। हम तीनों उसी वक्त उस पते पर पहुंचे। नशे की तलब हम तीनों को पागल कर रही थी। जिस जगह पर हम पहुंचे वहाँ कई लड़के लड़कियाँ थे। देखते ही हमें समझ में आ गया कि वहाँ क्या होता है। हमें वह डेविड नाम के आदमी से मिलना था। उससे मिले। नशा मांगा तो उसने कहा नशा तभी मिलेगा जब हम किसी मर्द के साथ सोना पसंद करें। हम तीनों के लिए उसका ये जवाब परेशान कर देने वाला था। उधर नशे के बिना हमारी हालत ख़राब हो रही थी। वो चुप हो गई, गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? रीगा। रीगा जयवंत, उसने कहा। फिर क्या हुआ? फिर उसने कठिनता से कहा। कोई और रास्ता ना पाकर मेरी दोनों सहेलियाँ उसकी बात मान गई। मैं नहीं मानी और टैक्सी से वापस घर आ गई। लेकिन नशा ना मिलने की वजह से मेरी हालत बिगड़ने लगी। शाम होते होते मैं टैक्सी लेकर वापस डेविड के पास पहुंची और उसकी बात मान ली। इस तरह मैं उसके चंगुल में आ फंसी। उसके बाद डेविड के इशारे पर मैं लोगों के साथ सोने लगी, सिर्फ इसलिए कि मुझे नशा मिलता रहे। वो सुबह उठी। इसके पीछे कौन है? देवराज चौहान ने पूछा। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब डेविड किसके इशारे पर काम करता है? डेविड ने ही एक बार बताया था कि ये सारे धंधे शंकर बापड़े के। देवराज चौहान का चेहरा सख्त हो उठा। तुम ठीक कहती हो, वो शंकर बापड़े ही है। तुम कौन हो? मेरा नाम देवराज चौहान है और मैं बापड़े की जगह को बम से उड़ाने आया हूँ। बम से? वो घबरा उठी। चिंता मत करो, यहाँ के लोगों को बचने का पूरा मौका मिलेगा। बाद में इन लोगों को मेरा नाम ज़रूर बता देना ताकि बापड़े को पता चल सके कि ये काम मैंने किया है। देवराज चौहान ने हाथ में थमे पिट्ठू बैग को खोला। इस कमरे में बम लगा रहा हूँ और बाहर भी। तुम तुम क्या करो? इस तरह तो मैं मर जाऊंगी। रीगा घबरा कर क्या उठी। मैं तुम्हें बता दूंगा कि कितनी देर बाद तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकलना है। तुम्हें अपनी घड़ी दे जाऊंगा। ठीक वक्त पर तुमने शोर मचाते हुए बाहर निकलना है कि यहाँ मौजूद लड़कियों की भी बाहर निकलने का वक्त मिल सके। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान बैग में से बम बाहर निकालने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, रीगा क्या उठी। इससे तो अच्छा है तुम मेरे साथ वो कर लो जो
चुप रहो। यहाँ गड़बड़ हो गई तो मुझे नशा कौन देगा? बेहतर होगा कि नशे की आदत को छोड़ने की सोचो। नशा पाने के उपाय मत सोचो। डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। अगर तुम नशे से मुक्ति पाना चाहती हो तो इस बुरी ज़िंदगी से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। कल ही अपने माँ बाप के साथ अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, तुम ठीक हो जाओगी। ओह, मैं ऐसे ही करूँगी, कल ही करूँगी। इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था। रीगा क्या उठी। देवराज चौहान अपने काम में लगा रहा, जो कि उसके लिए मामूली काम था। देवराज चौहान वहां से बाहर निकला और गली से बाहर आकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मात्र 2 मिनट ही बीते थे कि कई लड़कियां शोर करती गली से बाहर आ गई। वो घबराई हुई थी। उनके मुंह से बम जैसे शब्द निकल रहे थे। अंधेरे में देवराज चौहान को उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, परंतु जानता था कि रीगा भी उनमें मौजूद है। रीगा को समझ आया था कि उसके निकल जाने के 2 मिनट बाद वहाँ शोर मचाकर सबको बता दे कि जो आदमी आया था वो बम लगा गया है। रीगा ने ऐसे ही किया होगा, तभी तो सब लड़कियां यहाँ मौजूद थी। तभी गली से 2 व्यक्ति वहाँ पहुंचे। वो आदमी यहाँ बम लगा गया है, मैंने बम देखे, 3-4 दिखे मुझे। एक आदमी की आवाज़ आई। उसने अपना नाम देवराज चौहान बताया था। ये आवाज़ रीगा की थी। देवराज चौहान ने सोचा रीगा ठीक काम कर रही है। लड़कियों को यहाँ से ले जाने का इंतज़ाम, ये दूसरे आदमी की आवाज़ थी। उसी वक्त एक मध्यम सा धमाका हुआ। छोटा धमाका था। फिर एक एक करके 5 धमाके हुए। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। ये छोटा सा काम था जो कि उसने पूरा कर दिया था, लेकिन वो जानता था कि उसका असर मामूली नहीं होगा। शंकर बापड़े अब उसके बारे में सोचेगा। अगला दृश्य। अगले दिन देवराज चौहान की नींद 9 बजे खुली तो हाथ मुंह धोने के बाद किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगा। चेहरे पर गंभीरता थी और जगमोहन की कमी खल रही थी। कॉफ़ी का प्याला थामे बेडरूम में गया और फ़ोन उठाकर ड्राइंग हॉल में आ बैठा। बंगले में खामोशी छाई हुई थी। जगमोहन होता तो इस खामोशी का एहसास नहीं होता। चिंता तो ये थी कि पता नहीं जगमोहन जिंदा भी है या नहीं। कॉफ़ी का घूंट भरने के बाद देवराज चौहान ने शंकर बापड़े का नंबर मिलाया। लंबी बेल जाने के बाद कॉल रिसीव की गई और बापड़े की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो। मेरी आवाज़ पहचान ली? देवराज चौहान का स्वर शांत था। देवराज चौहान, अब तो तू मुझे पहचानने लगा है। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। अंधेरी में वो जगह तूने बमों से उड़ाई। हर रात तेरा एक ठिकाना इसी तरह उड़ेगा। तू है कौन? मेरा नाम तो जान चुका है। और सुन, मैं धंधे में लफड़ा नहीं चाहता। तेरे से मिलना है, हमें बात करनी है। ये बात तूने कल क्यों नहीं कही? आज कह दी। कब, किधर मिलता है? तेरे से मिलकर मैं मुसीबत मोल लूँ, यही चाहता था ना तू? देवराज चौहान बोला। कैसी मुसीबत? तू मेरे को घेर कर पकड़ेगा? और ऐसा नहीं होगा। मैं लफड़ा नहीं चाहता, बात करना चाहता हूँ। मिलने का ढंग मेरी मर्ज़ी से होगा। चलेगा? अगर तूने चालाकी की तो? नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तू जैसा कहेगा मैं वैसे ही मिलूँगा। बापड़े की आवाज़ कानों में पड़ी। अभी तो तेरा कुछ हुआ भी नहीं और तू सीधा हो गया बापड़े। देवराज चौहान का सर सख्त था। धंधे का लफड़ा नहीं मांगता। पुलिस से पहले बहुत पंगा है। ऐसे में मेरे ठिकानों पर हंगामा होगा तो धंधे उखड़ जाएंगे। फिर तेरा मेरा लफड़ा ही क्या? बोल तू किधर मिलता है? अकेला आएगा? देवराज चौहान बोला। अकेला आऊँगा। चालाकी मत कर बापड़े, तू अकेला आ ही नहीं सकता। देवराज चौहान सख्ती से बोला। तेरे को विश्वास नहीं? नहीं तो फ़ोन पर बात कर ले, जो पूछना है पूछ। मैं फ़ोन पर बात करने का वक्त कल निकल गया। आज मिलने का वक्त है। अगर तू नहीं मिलता है या चालाकी करता है तो ये वक्त भी आज निकल जाएगा। कल से तेरी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तू कैसा आदमी है, बापड़े को धमकी देता है? कमाल है। ठीक है बापड़े, हम आज मिलते हैं। मैं भी देखूंगा कि तू क्या चालाकी करता है, देवराज चौहान ने कहा। कुछ चुप्पी के बाद बापड़े की आवाज़ आई। किधर मिलता है? कहाँ से निकलेगा तू मेरे को मिलने के वास्ते? देवराज चौहान ने पूछा। बापड़े ने बताया। किस नंबर की, कैसी गाड़ी पर होगा? बापड़े ने बताया। 2 घंटे बाद वहाँ से गाड़ी पर बाहर निकलना, हम फ़ोन पर बात करेंगे। बताऊंगा कि आगे क्या करना है। चिंता मत कर, मैं अकेला आऊँगा। चिंता अब तुझे करनी है बापड़े, मैंने तो बहुत चिंता कर ली। देवराज चौहान ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद सोहनलाल ने फ़ोन पर बात की। क्या कर रहा है? जगमोहन को ढूंढने के काम पर हूँ। आज एक आदमी से, आज के काम रहने दे, मेरे बापड़े से मुलाकात होने वाली है आज। वो कोई चालाकी कर सकता है। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मुझे कवर करे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। बापड़े से मुलाकात? सोहनलाल चौंका। कहाँ? वो मेरी मर्जी की जगह पर अकेला आएगा। विश्वास नहीं होता? वो इस तरह क्यों मिलेगा तुमसे? क्योंकि रात उसका एक ठिकाना उड़ाया, वो नहीं मिला तो आज रात दूसरा ठिकाना उड़ जाएगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बापड़े ने इस तरह अपना धंधा खराब नहीं करना चाहता। तो मैं बापड़े की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो अकेला आएगा। मैं भरोसा नहीं कर रहा। वो पक्के इंतजाम करके रहेगा कि तुम्हारी गर्दन पकड़े और काट दे। सोहनलाल की गंभीर आवाज़ कानों में पड़ी। ठीक यही होता कि फ़ोन पर बात कर लेते। फ़ोन पर कल की तरह झूठ भी थी बोल सकता है। मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए उससे बात करने के लिए। सामने होगा तो पता चल सकता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच। मुझे पूरा विश्वास है कि जगमोहन बापड़े के पास है, या फिर वो जगमोहन की हत्या कर चुका है। जो भी सच है मुझे मालूम करना है।
देवराज चौहान के दांत भिज गए। तो मैं आऊँ? उधर से सोहनलाल ने पूछा। जल्दी, हमें बापड़े को उस ठिकाने के बाहर भी पहुंचना है। अगला दृश्य। देवराज चौहान और सोहनलाल अपनी अपनी कारों में थे। अपने जिस ठिकाने के बारे में शंकर बापड़े ने बताया था वहां से उसके बताए नंबर की गाड़ी बाहर निकली थी, जिसके शीशे काले थे। भीतर कौन बैठा था देखना कठिन था। सोहनलाल फौरन उस कार के पीछे लग गया था। सोहनलाल के पीछे देवराज चौहान था। देवराज चौहान इस बात पर नजर रखे था कि और कौन कौन सी गाड़ी बापड़े के आगे पीछे है, जिनमें बापड़े के आदमी हो सकते हैं। बापड़े की उस गाड़ी को सड़कों पर आए 10 मिनट हो चुके थे। देवराज चौहान ने बापड़े को फ़ोन किया। तुम देख रहे हो ना कि मेरी गाड़ी को? बापड़े ने कहा। हाँ, परंतु गाड़ी के भीतर नज़र नहीं आ रहा। देवराज चौहान बोला। नज़र आकर मैं खतरे में नहीं पड़ना चाहता, मेरे बहुत दुश्मन है। बापड़े की आवाज़ आई। गाड़ी तुम चला रहे हो? हाँ, मैं अकेला हूँ। मुझे देख लेने दो कि तुम्हारे कितने लोग तुम्हारे आसपास हैं। एक भी नहीं। मुझे अपनी तसल्ली करनी है। जैसा तुम ठीक समझो। तुम अकेले हो या ज़्यादा हो? इस वक्त मेरे आदमियों के घेरे में आ चुके हो। यह गलत है। तुम्हें भी अकेले आना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं तुमसे सिर्फ सवाल जवाब करने हैं। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। देवराज चांद ने कहने के बाद फ़ोन बंद कर दिया और कार को सोहनलाल के कार के पीछे रखा। 20 मिनट बाद उसने सोहनलाल को फ़ोन किया। बापड़े की कार के आसपास कोई संदिग्ध गाड़ी दिखी? देवराज चांद ने पूछा। अभी तक तो नहीं। मुझे भी ऐसी कोई गाड़ी नहीं दिखी। अभी देखते रहो। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। आधे घंटे बाद बापड़े का फ़ोन देवराज चौहान को आया। मैं कब तक इस तरह सड़कों पर गाड़ी चलाता रहूँगा? उधर से बापड़े ने कहा। ठीक कहते हो। अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोको और किसी खाली टैक्सी में बैठ जाओ। देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? तुमने सुना नहीं मैंने जो कहा? इस तरह खुली सड़क पर नहीं आ सकता। साधारण टैक्सी में नहीं बैठ सकता। बापड़े ने तेज स्वर में कहा। मेरे सैकड़ों दुश्मन हैं। हो सकता है इस वक्त भी किसी की नज़र मुझ पर हो और चिंता मत करो, मेरे आदमी तुम्हें मरने नहीं देंगे। तुम इस तरह मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। जो मैं कहता हूँ वो करो या वापस चले जाओ। रात को अपने एक और ठिकाने को बम से उड़ जाने की खबर सुनो। हर रात एक ठिकाना। इस तरह तो तुम 10 दिन में ही तबाह हो जाओगे। आखिर तुम हो कौन? ये मिलने के बाद पूछना। गाड़ी रोको और बाहर निकलकर खाली टैक्सी में बैठो। देवराज चौहान ने कहा। बापड़े ने उधर से फ़ोन बंद कर दिया। कुछ मिनट बाद देवराज चौहान ने सड़क के किनारे बापड़े की कार रुकते ही और उसे बाहर निकलते देखा। बापड़े ने काली पैंट और चेक शर्ट पहन रखी थी। देवराज चौहान ने उसे एक ही नज़र में पहचाना कि वही बापड़े है। रोजी ने एल्बम की तस्वीर से बापड़े की शनाख्त करवाई थी। देवराज चौहान कार को आगे लेता चला गया। आगे जाकर कार रोकी। सोहनलाल ने पहले कार रोक दी थी। देवराज चौहान ने सोहनलाल को फ़ोन करके कहा। अब बापड़े टैक्सी में सफ़र करेगा। समझ गया। कोई संदिग्ध गाड़ी देखी पीछे लगी? नहीं। 2 मिनट में ही बापड़े को एक खाली टैक्सी मिल गई। सोहनलाल पुनः पीछे करने लगा। फिर देवराज चौहान की कार सोहनलाल की कार के पीछे लग गई। तभी बापड़े ने फ़ोन करके देवराज चौहान से पूछा। कहाँ जाना है मुझे? घूमते रहो। तुमने मुझे गाड़ी छोड़ने को क्यों कहा? क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगी हो सकती है, जिसके सहारे तुम्हारे आदमी तुम तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अकेला आया हूँ, तुम्हें मान लेना चाहिए। मैं यकीन करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि शंकर बापड़े मेरे से अकेला मिलने आया हो सकता है, देवराज चौहान ने कहा। मेरा ठिकाना उड़ाने के लिए मुझसे दुश्मनी लेने के लिए हिम्मत चाहिए, परंतु तुमने ऐसा कर दिखाया। मुझे ये भी पता चला कि रात तुम अकेले उस ठिकाने पर पहुंचे थे। शायद तुम्हारे आदमी बाहर थे। क्यों? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मैं हैरान हूँ कि अगर तुम हो कौन? मुझे भी तुमसे ये सवाल पूछना है। तुम सीधे सीधे तो तुम सीधे साधे तो हो नहीं सकते। तुमने बम लगाकर मेरा ठिकाना उड़ाया। बम का इस्तेमाल छोटे बदमाश नहीं जानते। जो भी हो, मैं नहीं चाहता कि हम में बात बढ़े। मैं सब कुछ यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। कल तुमने मुझसे ठीक से बात नहीं की, ये उसी का नतीजा है। तब मुझे नहीं पता था कि तुम दमखम रखते हो। उधर से बाप ने गहरी सांस ली। आधे घंटे बाद देवराज चौहान ने सोहनलाल को फ़ोन करके कहा। सब ठीक है, बापड़े के पीछे कोई नहीं लगा। मेरा भी यही ख्याल है। मैं उसे टैक्सी छोड़ने को कह रहा हूँ, तुम उसे कार में बिठा लेना, बाकी फिर बताऊँगा। देवराज चौहान ने फ़ोन करके बापड़े से कहा। टैक्सी छोड़ दो, उसके बाद मेरा आदमी तुम्हारे पास कार रोकेगा, भीतर बैठ जाना। कुछ पलों बाद टैक्सी सड़क के किनारे रुकती दिखी। आधे मिनट बाद बापड़े किराया देकर टैक्सी से बाहर निकला तो टैक्सी आगे बढ़ गई। तभी सोहनलाल की कार पास आकर रुकी। बापड़े ने कार के भीतर झांका। बैठ जाओ, सोहनलाल बोला। बापड़े कार का दरवाज़ा खोलकर भीतर बैठा। दरवाज़ा बंद किया तो कार आगे बढ़ गई। क्या घटिया कार और सीट है, बापड़े बोला। सीट के स्प्रिंग चुभ रहे हैं। सोहनलाल ने मुस्कुराकर उसे देखा, कहा कुछ नहीं। आधे घंटे बाद देवराज चौहान ने फ़ोन करके सोहनलाल से कहा। सब ठीक है। तुम बापड़े को किसी सुनसान सड़क पर उतार दो। उसकी जेबों का सारा सामान निकलवा कर रख लो। और तुम मेरे पीछे आना और दूर रहकर हम पर नज़र रखना। अगर बापड़े ने कोई चालाकी दिखाई तो मामला संभालने की चेष्टा करना। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? देवराज चौहान ने कहा। है। आज तो साथ लाया हूँ। उधर से सोहनलाल बोला। तो आगे का काम करो, कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। सोहनलाल की कार का पीछा करता रहा देवराज चौहान।
15 मिनट बाद सोहनलाल की कार सड़क किनारे रुक गई। इस तरफ सड़क पर ट्रैफिक कम था। देवराज चौहान ने अपनी कार पीछे ले जा रुकी। तभी शंकर बापड़े सोहनलाल की कार से निकला और पीछे खड़ी देवराज चौहान की कार तक पहुंचा। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर कार का दरवाज़ा खोल दिया। बापड़े भीतर बैठा और कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। सोहनलाल की कार उसके पीछे आने लगी। मुझे कब तक इस तरह घूमते रहना होगा? बापड़े नाराज़गी से बोला। कुछ देर और, देवराज चौहान ने कहा। तुमसे सुरक्षित बात करना आसान भी तो नहीं। ओह, तुम हो। मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली। देवराज चौहान हो ना तुम? हाँ। इस मुलाकात में तुमने कोई चालाकी तो नहीं रखी? देवराज चौहान ने पूछा। मेरी जेबों का सारा सामान तुम्हारे आदमी ने ले लिया और तुम चालाकी की बात करते हो? मुझे पसंद नहीं आया कि कोई मेरी जेबें खाली कराए। तुम तो मुझसे बात करने में बहुत सावधानी का इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि रात मैंने तुम्हारा ठिकाना उड़ाया तो मेरी जान ले लेना चाहोगे? मैं इतना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसा ना हो, तभी तुमसे मिलने अकेले आया। बापड़े बोला। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा कि तुम मेरी जान लो। क्या पता बिगाड़ा हो? देवराज चौहान को जगमोहन की याद आई। नहीं, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, परंतु तुम्हारे बारे में मैंने अब तक जितना महसूस किया है उसे देखते हुए कह सकता हूँ कि तुम पेशेवर खिलाड़ी हो, साधारण इंसान से कोसों दूर। बापड़े का स्वर गंभीर था। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बात कर सकें। इस वक्त हम बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने आराम से तुमसे बात करनी है। तुम्हें याद है कल शाम मैंने तुमसे क्या क्या पूछा था? हाँ याद है। उन बातों पर गौर करो, करते रहो। बातें वहीं से शुरू होंगी। देवराज चौहान का सर कुछ सख्त हो गया। बापड़े खिड़की से बाहर देखने लगा, फिर बोला। कोई सोच भी नहीं सकता कि शंकर बापड़े इस तरह दूसरों के लिए सड़कों पर घूम सकता है। मेरे बहुत से दुश्मन हैं जो देखते ही मुझे खत्म कर दें। उनकी तो लॉटरी लग जाए अगर इस वक्त वो मुझे देख लें। जैसे काम करोगे वैसे ही फल पाओगे। 40 मिनट बाद देवराज चौहान ने कार को मुंबई के ऐसे सुनसान इलाके में रोका जहाँ जंगल जैसी जगह थी। इस तरफ लोगों का आना जाना कम ही था। सड़क पर से वाहन अवश्य निकलते रहते थे। देवराज चौहान ने कार सड़क से उतारकर पेड़ों के बीच खड़ी कर दी और दरवाज़ा खोलते हुए बोला। बाहर निकलो। देवराज चौहान और बापड़े बाहर निकले। मैं तुम्हारी तलाशी लूँगा, देवराज चौहान ने कहा। मेरे पास जो था वो निकाल कर तुम्हारे आदमी को दे दिया है, बापड़े बोला। तलाशी लेना ज़रूरी है। बापड़े ने कुछ नहीं कहा। तलाशी लेते वक्त कोई चालाकी मत करना, मेरे आदमी आसपास ही हैं। फिर भी कोशिश करना चाहो तो कर लो। कहने के साथ ही देवराज चौहान शंकर बापड़े की तलाशी लेने लगा। 2 मिनट बाद शंकर बापड़े की जुराब और पिंडली में फंसी छोटी पिस्टल मिली, जिसे कि देवराज चौहान ने दूर फेंक दिया। बापड़े मुस्कुराकर बोला। इतना तो चलता ही है, लेकिन अब हम जो बातें करने वाले हैं उसमें झूठ या गलत बोलने की गुंजाइश नहीं होगी। जहाँ मुझे पता चला कि तुम्हारे जवाब सही नहीं है तो मैं तुम्हें मार दूंगा, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। बापड़े ने देवराज चौहान की आंखों में झांक कर कहा। पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि अगर तुम हो कौन, जो हिम्मत के साथ मेरे सिर पर सवार होने की चेष्टा कर रहे हो। बापड़े से कोई इस तरह पेश आए ये तो हैरानी की बात है। तुम अपने को शेर समझते हो, देवराज चौहान बोला। आज की तारीख में तो अंडरवर्ल्ड में मेरा नाम है। तुम जैसे शेरों की पूछ मैंने बहुत काटी है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। 3 सालों से तुम अंडरवर्ल्ड में उभरे हो, तो मुझे ज़माना हो गया अंडरवर्ल्ड की गलियों में। आखिर हो कौन तुम? देवराज चौहान। ये तो तुमने कल भी बताया। डकैती मास्टर देवराज चौहान। शंकर पापड़ी की आंखें सुगड़ी, वो कुछ सतर्क सा दिखा। तुम हो डकैती मास्टर देवराज चौहान? उसके होंठों से निकला। हाँ। ओह, मेरा ख्याल ठीक निकला। तुम पुराने खिलाड़ी हो, समझ गया। बापड़े हौले हौले से रिलाने लगा। अब हमारी बात शुरू होती है बापड़े। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे तुम्हारे रास्ते एक हो जाए। रास्ते एक होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि अब हुआ। मैं तुमसे सीधे सीधे पूछने जा रहा हूँ। मेरी बातों का जवाब बिना रुके देना, सोच कर मत देना। नीरा को जानते हो? नीरा कोटे को, देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, शंकर बापड़े ने गंभीर स्वर में कहा। कैसे जानते हो? 3 साल पहले नीरा से एक बार में मेरी मुलाकात हुई थी। फिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, साल भर मिलते रहे। हमारा शादी करने का प्रोग्राम था। शादी की? नहीं, हो नहीं सकी। वजह? वो मेरे धंधों के बारे में जान गई थी और उसे मेरे धंधे पसंद नहीं थे। वो चाहती थी कि मैं ये बुरे काम छोड़ दूँ, परंतु मेरी मजबूरी थी कि मैं चाह कर भी इन कामों को नहीं छोड़ सकता था। बापड़े ने कहा। पैसे की वजह से? नहीं। तो क्या वजह रही? थी वजह। मुझे बताओ कि ऐसी क्या वजह थी कि तुम चाह कर भी अपने धंधों को नहीं छोड़ सके? नहीं बता सकता। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम सब कुछ छोड़कर नीरज से शादी कर लेते। ज़रूर। इस जवाब पर देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तुम्हारी वो वजह से नीरा तुम्हारी वो वजह नीरा से वास्ता रखती थी? नहीं। जगमोहन से? नहीं, वो मेरी व्यक्तिगत समस्या थी। इस हिसाब से तुम और नीरा 2 साल पहले अलग हो गए थे, देवराज चौहान ने कहा। हाँ। तुमने नीरा को आसानी से अपने हाथों से जाने दिया?
मैं उससे प्यार करता था, उसे नुकसान क्यों पहुंचाता? उसके अलग होने के 6 महीने के बाद मैंने एक अमीर घर की लड़की से शादी कर ली। अब मेरे पास 6 महीने का बच्चा भी है। नीरा की बात तो पुरानी हो गई है। नीरा जगमोहन को लेकर तुम्हारे पास आई थी? देवराज चौहान ने पूछा। शंकर बापड़े को चुप हुआ। मुझे जवाब चाहिए बापड़े। देवराज चौहान का सर कठोर हो गया। नीरा का फ़ोन आया था। वो जगमोहन को मेरे से मिलाना चाहती थी। जगमोहन को मुझसे कुछ काम था। तो तुम मिले? नहीं, मैं व्यस्त था। तब मेरी ड्रग्स आ रही थी। मेरा सारा ध्यान उस पर था। मैंने नीरा को बता दिया कि मैं अभी व्यस्त हूँ, तो उसने जगमोहन से मेरी फ़ोन पर बात करा दी। उसने बता दिया था कि वो और जगमोहन शादी करने जा रहा है। सुनकर मुझे दुख हुआ कि नीरा से मेरी शादी नहीं हो पाई थी, पर वो बात मैंने मन में ही रखी। तुमने जगमोहन से बात की? की। जगमोहन का कहना था कि मेरे आदमियों ने जुहू इलाके से एक 14 साल की लड़की को उठा लिया है। उसे वो लड़की सही सलामत वापस चाहिए। नीरा ने भी मुझे कहा कि उसकी खातिर ये काम कर दूँ। मैंने नीरा को तसल्ली दी कि वो लड़की आज़ाद हो जाएगी। नीरा ने कहा कि वो मुझे अगले दिन फ़ोन करेगी। जगमोहन ने बताया कि वो किसके कहने पर लड़की ढूंढ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर तुमने क्या किया? मेरे आदमी ने जूहू से कोई लड़की नहीं उठाई थी। अगले दिन नीरा का फ़ोन आया तो मैंने कह दिया। वो मान गई? नहीं मानी। उसने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लड़की लौटाना नहीं चाहता। मैंने उसे विश्वास दिलाने की चेष्टा की कि मैं सच कह रहा हूँ, परंतु उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर फिर क्या? कुछ भी नहीं। उसके बाद नीरा का फ़ोन नहीं आया। जगमोहन तुमसे मिला? नहीं। वो क्यों मिलेगा मेरे से? तभी देवराज चौहान का घूसा बापड़े के गाल पर जा लगा। बापड़े पीछे खड़ी कार से टकराया और सुलगती नज़रों से देवराज चौहान को घूरा। तुमने मुझे मारा, बापड़े को, कहकर वो देवराज चौहान पर झपटा। देवराज चौहान ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और बापड़े के पेट से लगा दी। बापड़े ठिठक गया। वो सुलग रहा था। वक्त से पहले मरना चाहते हो? देवराज चौहान गुर्राया। बापड़े होठ पीछे देवराज चौहान को देखता रहा। पीछे कार के पास खड़े हो जाओ। बापड़े ने ऐसे ही किया, परंतु उसके चेहरे पर गुस्सा था। मैंने तुम्हें घूसा इसलिए मारा कि तुम झूठ बोले, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारे एक आदमी बाजीराव के भाई मधुराव के पास से जगमोहन का फ़ोन मिला। मधुराव का कहना है कि फ़ोन उसे उसके भाई से मिला। ये नहीं हो सकता, शंकर बापड़े ने कहा। यह हुआ है। ये मेरी जानकारी में नहीं है, उसने इनकार में सिर हिलाया। बाजीराव है तो तुम्हारा ही आदमी होगा। मैं अपने सब आदमियों के नाम नहीं जानता। मेरे लिए सैकड़ों लोग काम करते हैं। जगमोहन का फ़ोन बाजीराव के पास कैसे आ गया? पता करूंगा। बाजीराव मर चुका है कार एक्सीडेंट में, देवराज चौहान ने बताया। फिर भी पता चल जाएगा कि वो जगमोहन के मामले में दखल कर रहा था कि नहीं। वो बाजीराव ज़्यादातर गुलशन नाम के आदमी के साथ रहता था। गुलशन भी तुम्हारा आदमी है? ज़रूर होगा, पर मेरी जानकारी में आए बिना, मेरे हुक्म के बिना कोई जगमोहन पर हाथ क्यों डालेगा? यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे इशारे पर गलत मत कहो। अपना मोबाइल दो। क्यों? मुझे पता करने दो कि मेरे आदमी इस मामले में दखल दे रहे थे या नहीं। देवराज चौहान ने बापड़े को अपना फ़ोन दिया। नंबर मिला था। बापड़े बोला, जगमोहन तुम्हारा क्या लगता है? भाई से बढ़कर है, देवराज चौहान ने होठ बीच कर कहा। नंबर लगा तो बापड़े फ़ोन पर गुलाम नाम के आदमी से बात करने लगा। उसे सब कुछ बताया, पता करने को कहा। उसके बाद बापड़े ने फ़ोन देवराज चौहान को वापस दे दिया। देवराज चौहान के एक हाथ में रिवॉल्वर थी, दूसरे हाथ में सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मुझे भी दो, बापड़े बोला। देवराज चौहान ने उसे सिगरेट दी और खुद नहीं सुलगाकर कहा, नीरा की हत्या क्यों की? शंकर बापड़े की आंखें फैल गई। क्या? क्या कहा? क्या कहा तुमने? नीरा की हत्या? वो मर गई क्या? कुछ चीखा वो। अगर तुम ड्रामा कर रहे हो तो जुदा बात है, नहीं कर रहे तो मुझे हैरानी है कि तुम इस खबर से अभी तक अनजान हो। देवराज चौहान ने चुपते स्वर में कहा। तुम्हें सब पता है, तुम नहीं मरवाए नीरा को। बकवास मत करो। बापड़े का शरीर गुस्से से काँप उठा। मैं ये बात तुम्हारे मुँह से सुन रहा हूँ। देवराज चौहान बापड़े को देखता रहा। सच में नीरा मर गई? उसकी हत्या हो चुकी है। तुम न जानने का ड्रामा क्यों कर रहे हो बापड़े? मैं तो तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि इसके ठीक बाद जगमोहन गुस्से से भरा तुम्हारे पास पहुंचा, और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने गलत बातें मुझे कही। बापड़े गुस्से से चीख उठा। देवराज चौहान ने उसे हाथ में दबी रिवॉल्वर दिखाई। बापड़े ने रिवॉल्वर को देखा और गुर्राकर रह गया। कब मरी नीरा? बापड़े ने असंयत स्वर में पूछा। ये कहो कि कब उसकी हत्या हुई? देवराज चौहान बोला। आज करीब 16 दिन हो गए। नीरा नागपाड़ा इलाके के फुटपाथ पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। जगमोहन सड़क के उस पार कार में बैठा नीरा को देख रहा था। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग हेलमेट पहने आए और 3 गोलियां नीरा को मारकर चले गए। 3 गोलियां मारने का मतलब है कि वो नीरा को किसी भी तरह जिंदा नहीं देखना चाहते थे। नीरा उसी वक्त गिर गई, मर गई। बापड़े ठगा सा देवराज चांद को देख रहा था। देवराज चांद ने जेब से हवलदार के दिए कागज़ निकाले और बापड़े को दिए। ये पुलिस रिपोर्ट है कि नीरा की हत्या की और उसके मृत्यु चेहरे की तस्वीर की फ़ोटोकॉपी भी। बापड़े ने जल्दी से सब कागज़ देखे, तस्वीर भी देखी। ये नीरा है। हाँ। बापड़े के चेहरे पर फीके भाव थे। किसने मारा नीरा को? बापड़े उसी अंदाज में देवराज चांद को देखता रहा। पुलिस ने नीरा की लाश को लावारिस करार दे दिया। ये दुख की बात है। बापड़े के चेहरे पर कड़वे परेशानी के भाव उभरे। तुम अपने लोगों को मोटरसाइकिल देते हो,
जब किसी की हत्या करनी हो। देवराज चौहान बोला। तुम्हारा मतलब नीरा को मेरे इशारे पर मारा गया? क्यों नहीं, तुम मेरे हाथों से मरोगे। बापड़े दांत किटकिटा उठा। नीरा ने लगभग उसी दिन तुमसे बात की थी मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल में जगमोहन ने जब नीरा की हत्या होती देखी तो वो समझ गया कि ये काम तुमने ही किया। वो गुस्से से पागल होकर तुम्हारी तरफ भागा, क्योंकि वो नीरा से प्यार करने लगा था। नीरा की मौत को वो सह नहीं सका। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। बापड़े देवराज चौहान को देखता रहा। मुझे तुम्हारी किसी मुझे तुम्हारे किसी मामले से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ जगमोहन चाहिए। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। बताओ वो कहाँ है? या नीरा की तरह तुमने उसे भी मार दिया है? मैं बहुत तकलीफ में हूँ नीरा के बारे में सुनकर। मैं उससे सच्चा प्यार करता। अगर सच में उसे प्यार करते तो उससे शादी ज़रूर कर लेते। मैं मजबूर था, अपने कामों को नहीं छोड़ सकता था। मजबूरी में मुझे नीरा से दूर होना पड़ा। शंकर ने गहरी सांस लेकर कहा। जब तक मैं अपनी मजबूरी बताऊंगा नहीं तब तक तुम समझ नहीं पाओगे, और तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। मैंने नीरा को नहीं मारा और ना ही जगमोहन मेरे पास पहुंचा। मेरे आदमियों ने मुझे जगमोहन के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो आया है। मेरे पास आने की उसने कोशिश की होती तो मुझे तुरंत बता दिया जाता। तो तब वो गुस्से में किसके पास गया? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मुझे क्या पता वो और नीरा किन कामों में उलझे थे। मैंने किसी को मोटरसाइकिल नहीं दी कि फला जगह फुटपाथ पर एक लड़की खड़ी होगी, उसे शूट करना है। बापड़े बोला। तुम्हारे आदमी ने अपनी मर्जी से कुछ किया हो? ऐसा नहीं होता। किसी की हत्या करनी हो तो मेरे आदमी मुझसे मुझसे इजाज़त लेकर ही ऐसा करते। इस बारे में मेरे सख्त निर्देश है। ना तो नीरा की हत्या मैंने की, ना ही जगमोहन मेरे पास आया। शंकर बापड़े के चेहरे पर व्याकुलता के भाव नजर आ रहे थे। मुझे इस मामले में मत घसीटो। और वो 14 साल की लड़की? मेरे आदमियों ने जूहू से किसी लड़की को नहीं उठाया जो 14 की हो। बापड़े बोला। अगर तुम्हारी कोई बात झूठी निकली तो? जहाँ कहोगे मैं वहीं आ जाऊँगा। बापड़े बोला। तुम नहीं समझोगे मुझे नीरा की मौत का कितना दुख है। जाने वो क्या कर रही थी, किसे अपना दुश्मन बना लिया कि उसकी हत्या कर दी गई। अभी भी सोच लो कि मैं सोच तभी देवराज चौहान का फ़ोन बज उठा। देवराज चौहान ने फ़ोन निकाला तो बापड़े ने कहा, गुलाम का होगा, मुझे दो। देवराज चौहान ने फ़ोन उसे दिया। बापड़े ने बात की। मिनट भर बात करने के बाद बापड़े देवराज चौहान से बोला। मेरे आदमियों में बाजीराव या गुलशन नाम का कोई आदमी नहीं है। ये नहीं हो सकता। देवराज चौहान के होठ भिज गए। गुलाम ने पता करके ही मुझे बताया। शौकत के बारे में पूछो। बापड़े ने फ़ोन पर शौकत के बारे में पूछा। उसके बाद फ़ोन बंद करके देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान ने कहा, कल रात शौकत की हत्या कर दी गई। मतलब कि शौकत तुम्हारा आदमी था? हाँ। बाजीराव व गुलशन नहीं? नहीं। अगर मैं साबित कर दूं कि ये दोनों भी तुम्हारे आदमी थे और बाजीराव के पास जगमोहन का फ़ोन था तो? इस नाम का कोई आदमी मेरे लिए काम नहीं करता। तो तुम कैसे साबित करोगे? मेरे साथ चलो, देवराज चौहान ने कहा। मेरा इस तरह खुले में घूमना ठीक नहीं है। शंकर बापड़े ने बेचैनी से कहा। तुम मेरे साथ हो, मेरे आदमी पीछे हैं, तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें बाजीराव के भाई से मिलवाऊंगा। खुद ही सुन लेना कि वो क्या कहता है। और उसके बाद जगमोहन का फ़ोन है। देवराज चौहान गंभीर स्वर में क्या उठा। दोनों कार में बैठे। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट करके वहाँ से निकाली और सामने की मुख्य सड़क पर ले आया। कुछ दूर से सोहनलाल की कार खड़ी दिखी। देवराज चौहान ने सोहनलाल को फ़ोन किया। तुम मेरे पीछे आओ। देवराज चौहान बोला। चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। कार दौड़ाते देवराज चौहान ने बापड़े से कहा। तुम्हारा एक आदमी है, सूखा पतला लंबा, गाल भीतर धंसे। उसका आगे का दांत चांदी का है। वो पेशेवर हत्यारा लगता है। बापड़े ने आंखें बंद कर ली। देवराज चौहान ने उसे देखा। मेरा इस तरह का कोई आदमी नहीं है। बापड़े ने आंखें बंद ही रखी। तुम मुझे सही जवाब नहीं दे रहे। मैं सही कह रहा हूँ, इस तरह का मेरा कोई आदमी नहीं है। इसे देखा है कभी? चंद पलों की खामोशी के बाद बापड़े ने आंखें खोलते हुए कहा। मैंने इस तरह के आदमी को कभी नहीं देखा। क्यों, क्या बात है? यह आदमी मुझे 2 बार धमकी दे चुका है कि मैं इस मामले से पीछे हट जाऊं। मुझ पर हमला भी किया। देवराज चौहान ने कहा। इसी के इशारे पर शौकत की हत्या की गई। तुम्हें कैसे पता? मेरे सामने शौकत की हत्या हुई। वो मेरे से मिलकर कुछ ही आगे गया था। ये मेरे पास आ गया। इसके दाएं हाथ में स्टील का भूसा लिपटा था, होता है। इसने मेरा ध्यान शौकत की तरफ किया। मैंने उधर देखा तो शौकत पर गोलियां चलते देखी। वो तुमसे क्यों मिला? मैंने शौकत को लालच दिया था 25 करोड़ का कि वो तुम्हारे गैंग में से जगमोहन की खबर निकाले। मेरा जगमोहन से वास्ता ही नहीं रहा तो वो कहाँ से खबर निकालता? बापड़े अब गंभीर दिख रहा था। अगर तुम्हारी कोई बात गलत निकली तो तुम बचने वाले नहीं। देवराज चौहान का सर सख्त था। शंकर बापड़े खामोश रहा। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने धारावी की झोपड़पट्टी के बाहर कार रोकी और इंजन बंद किया। शंकर बापड़े ने देवराज चौहान को देखा। मैं 15 मिनट में बाजीराव के बाद मधुराव को लेकर आता हूँ, तुम कार में ही रहना। देवराज चौहान बोला। बापड़े खामोश रहा। खिसकने की कोशिश मत करना, मेरा आदमी तुम पर नजर रख रहा है। देवराज चौहान का सर कठोर हो गया। जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्यों तुम्हें सह रहा हूँ? इसलिए कि मैं अपने धंधे में रुकावट नहीं चाहता। मैं तुम्हारी तसल्ली करा देना चाहता हूँ कि तुम जो बातें कर रहे हो उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। पता चल जाएगा।
कहने के साथ ही देवराज चौहान कार से निकला और झोपड़पट्टी की तरफ बढ़ गया। झोपड़पट्टी की तंग गंदी गलियों को तेजी से पार करता देवराज चौहान 5 मिनट बाद उस झोपड़ी के बाहर जा ठिठका, जहाँ वो पहले भी आया था और मधुराव से मिला था। झोपड़ी का दरवाज़ा खुला था। देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया, परंतु भीतर प्रवेश करते ही ठिठका। झोपड़ी में सब कुछ वैसा ही था, परंतु वहाँ 30 बरस की औरत दिखी। फोल्डिंग पर 3-4 साल का बच्चा दिख रहा था। औरत एक सूटकेस से कपड़े निकालकर बाहर रख रही थी कि देवराज चौहान को भीतर आए पाकर हैरान हो उठी। कौन हो तुम? भीतर कैसे आ गए? वो तेज स्वर में कह उठी। भीतर आ जाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मधुराव से मिलना है। देवराज चौहान ने कहा। मधुराव? ये कौन है? औरत ने उसी लहजे में कहा। मैं पहले भी यहाँ कर उससे मिल चुका हूँ, परसों की बात है। दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? ये झोपड़ा महीने भर से बंद था। आज सुबह ही मैं अपने पति के साथ समस्तीपुर से लौटी हूँ। देख नहीं रहे, सामान निकाल ही रही हूँ। तुम गलती से यहाँ गए हो, जाओ। मैं परसों यही आया था, यही झोपड़ा था जहाँ मधुराव से मिला। देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। पड़ोस के लोगों को बुलाऊं? मेरी बात तुम नहीं समझ रहे हो कि वो तुम्हें? तभी 35 बरस के व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। पन्नी वाले लिफाफे में वो चावल लेकर आया था पास की दुकान से। लेकिन देवराज चौहान को भीतर देखकर वह हैरान हो उठा और औरत से पूछा, ये कौन है? तुम ही पूछ लो। भीतर घुस आया, कहता है परसों यहाँ किसी से मिला था, उसी से मिलने आया। चल बाहर निकल। उसने चावल का लिफाफा नीचे रखते कहा। मेरी बात सुनो। मैं देवराज चौहान ने कहना चाहा। पहले बाहर, जो भी बात करनी है बाहर चलकर। देवराज चौहान झोपड़े से बाहर निकला। वो व्यक्ति भी बाहर आ गया। देवराज चौहान ने उसे मधुराव के बारे में बताया। उसने बताया कि पिछले 6 सालों से वो और उसकी पत्नी झोपड़ी में रहते। इस बात की तस्दीक आसपास के झोपड़े में रहने वाले लोगों ने भी करा दी। देवराज चौहान का सिर घूम कर रह गया। यह संभव नहीं था। वो खुद यहाँ मधुराव से मिला था, परंतु इस वक्त यहाँ हालात दूसरे थे। मधुराव को यहाँ कोई जानता ही नहीं था। बाजीराव के बारे में पूछा तो उसे भी कोई नहीं जानता था। फिर वो मधुराव कौन था? उसके पास जगमोहन का फ़ोन कहाँ से आ गया? आखिर ये सब हो क्या रहा है? देवराज चौहान के सामने नए सवाल खड़े होने लगे। एक नई उलझन देवराज चौहान के सामने आ गई कि आखिर मधुराव उससे चाहता क्या था। मधुराव ने उसे गुलशन पावड़ी की तरफ भेजा था। कहा था कि बाजीराव गुलशन के साथ काम करता था। अब इन बातों का जवाब गुलशन नहीं दे सकता था। देवराज चौहान सोचों में उलझा झोपड़पट्टी से निकल बाहर आया और कार में बैठकर कार आगे बढ़ा दी। शंकर बापड़े उसे ही देख रहा था। मधुराव नहीं मिल रहा है क्या? बापड़े ने पूछा। हम गुलशन के पास चल रहे हैं, देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। तुम जिसे लेने गए थे उसका क्या हुआ? अभी चुप रहो। बापड़े ने गहरी सांस ली, फिर क्या उठा। इन सब बातों में मुझे सिर्फ नीरा की मौत का अफसोस है। मैं उसे आज भी चाहता हूँ, वो अच्छी लड़की थी। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। चेहरे पर कठोरता उभरी रही। मैं रोज रोज तुम्हारे पास नहीं आ सकता, ये बात तुम भी समझते हो। आज अपनी जितनी तसल्ली करनी हो कर लो। मेरा एक एक दिन बहुत कीमती है, बहुत काम देखने होते मुझे। 20 मिनट बाद देवराज चौहान ने गुलशन के घर के बाहर कार रोकी। यहीं रहो, देवराज चौहान ने कहा। कार से उतरकर फ्लैट पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। एक एक फ्लोर पर दो दो फ्लैट थे। देवराज चौहान दो दो सीढ़ियाँ एक साथ चढ़कर फ्लैट तक पहुंचा। बेल बजा दी। कुछ क्षणों बाद दरवाज़ा खुला और 65 बरस की औरत दिखी। वो फौरन क्या उठी। आओ भीतर आओ। 2 दिन से टीवी खराब है। परसों तो मैं ठीक छोड़ कर गई थी, देखो तो क्या खराबी आ गई है। हर तरफ खर्चा ही खर्चा है, और नहीं तो टीवी खराब हो जाता है। देवराज चौहान समझ गया कि इसने टीवी ठीक करने वाले को बुलाया होगा और उसे वही समझ रही होगी। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। नजरें घुमाई तो सोफे पर अखबार पढ़ते एक बूढ़े को देखा। गुलशन कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। कौन गुलशन? वो बूढ़ा भी अखबार पर से नजरें उठाकर उसे देखने लगा था। परसों तो मैं यहाँ उससे मिला था, वो आपका बेटा होगा, देवराज चौहान ने कहा। परसों तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मैं तो इन्हें लेकर लीलावती अस्पताल गई थी डॉक्टर को दिखाने। वहाँ इतनी भीड़ थी कि लौटते लौटते शाम के 5 बज गए। तुम किसी और घर में गए होगे। मैं यहीं आया था, देवराज चौहान के ओठों से निकला। गुलशन आपका बेटा है क्या? मेरा बेटा तो अमेरिका में रहता है, हम यहाँ अकेले रहते हैं। देवराज चौहान के मस्तिष्क में धमाके होने लगे। मधुराव भी गायब था और अब गुलशन भी। यह हैरत की बात थी कि उसे कोई भी नहीं मिला था। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जहाँ वो मिले थे वहाँ कोई और रहता था। ज़बरदस्त साजिश रची गई है उसके आसपास। साजिश करने वाला क्या चाहता है ये समझ से बाहर था। उसे मामले से पीछे हटने की धमकी दी जा रही है, लेकिन जगमोहन को हासिल किए बिना वो पीछे नहीं हट सकता था। उसकी पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन उसे हवा तक नहीं थी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं इस मामले के पीछे? देवराज चौहान वहाँ से निकला और कार में आ बैठा। क्या हुआ? तुम्हारा वो बंदा कहाँ जिसे तुम लेने गए थे? बापड़े ने पूछा। तुम जा सकते हो, लेकिन तुम तो किसी को मेरे सामने करने वाले। वो मामला खत्म हो गया, तुम जाओ। देवराज चौहान ने बापड़े को देखा। परंतु एक बात जान लो कि अगर तुमने मुझसे कोई झूठ बोला है तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। पीछे नीले रंग की कार है, वही मेरे आदमी से अपना सामान ले लो। तब जहाँ फ़ोन करने आने को कहोगे 10 काम छोड़कर पहुँच जाऊँगा। बापड़े कार का दरवाज़ा खोलते हुए क्या उठा। लेकिन मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अब मैं आशा करूँ कि तुम मुझे आराम से धंधा करने दोगे। देवराज चौहान ने उसे देखा और कार आगे बढ़ा दी।
उलझन और परेशानी थी देवराज चौहान के चेहरे पर। मधुराव उस झोपड़ी में नहीं रहता था, परंतु वो जहाँ वहाँ इस तरह मिला जैसे वो वहीं रह रहा। उसने कहा उसके भाई बाजीराव के एक्सीडेंट में मौत हो गई, जो कि बापड़े के लिए काम करता था और अक्सर गुलशन के साथ रहता था। जगमोहन का मोबाइल फ़ोन उसे बाजीराव के सामान में से पुलिस ने दिया और इस बात से खुश था कि बाजीराव की मौत के बाद बाजीराव का रखा 1000 रुपया कहीं से मिल गया। बाजीराव कौन था? इस तरह उससे क्यों मिला? उससे क्या चाहता था? उधर गुलशन तो अपनी पत्नी के साथ मिला था। गुलशन और उसकी पत्नी का मिलना भी एक चाल थी। उस दिन बूढ़ा बूढ़ी लीलावती अस्पताल गए हुए थे। उनके घर पर गुलशन और उसकी पत्नी बापड़े के आदमी बनकर मिले। आखिर क्यों? गुलशन ने उसे शौकत के बारे में बताया। जब शौकत से मिला तो चांदी के दांत वाले के इशारे पर उसकी हत्या हो गई। शौकत की हत्या क्यों की गई? शंकर बापड़े का कहना है कि बाजीराव गुलशन उसके आदमी नहीं है। बापड़े की बातों से उसे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो किसी बात का झूठ बोल रहा हो। उसकी बातों की सत्यता की जांच आने वाले समय में खुद ही हो जानी थी। देवराज चौहान ने सोचा। बापड़े को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि वो अपने धंधों को खराब न करे। इतना तो स्पष्ट हो गया था कि उसके गिर्द जाल बुना जा रहा है, परंतु क्यों? कोई क्या चाहता उससे? वो तो किसी काम में नहीं है। वो तो जगमोहन को तलाश कर रहा। देवराज चौहान की सोचें रुकी। यह जगमोहन का मामला है। जगमोहन ने इस मामले की शुरुआत की, परंतु तभी गर्दन को हवा देता गर्म शोला निकला और पीछे के दरवाजे का शीशा तोड़ते छेद बनाती गोली निकल गई। देवराज चौहान को समझते देर न लगी कि उस पर साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से फायर किया गया। उसने तुरंत कार के ब्रेक दबा दिए। साथ ही उसकी निगाह कुछ दूर जाती मोटरसाइकिल पर पड़ी, जहाँ 2 हेलमेट सवार बैठे थे और एक के हाथ में रिवॉल्वर दबी नजर आ रही थी। देखते ही मोटरसाइकिल नज़रों से ओझल ट्रैफिक में गुम हो गई। कार से उसका पीछा करना मुमकिन नहीं था, परंतु देवराज चौहान को इतना ज़रूर महसूस हुआ कि वही लोग शौकत के हत्यारे हो सकते हैं। तभी देवराज चौहान का फ़ोन बजा। हेलो। देवराज चौहान ने आसपास नज़र दौड़ाते कॉल रिसीव की। तुमने कार क्यों रोक दी? सोनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझ पर अभी फायर हुआ है, साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से, देवराज चौहान ने कहा। ओह, ये काम मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोगों ने किया होगा। मैंने उन्हें तुम्हारी कार के काफ़ी करीब देखा था, लेकिन फायर करते नहीं देख पाया। कौन तुम्हारी जान लेना चाहता है? बंगले पर पहुंचो, मैं वहीं जा रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया।